तो आज का जो पॉडकास्ट है फिर से ऐसी रहस्यमय कहानियों से भरा होने वाला है कि मज़ा आ जाएगा। तो बिना देरी किए पहली जो बड़ी अमेजिंग सी मिस्ट्री मेरे को पता चली, वो एक किताब है मेरे पास जो कई सालों से मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। उसमें एक अमेजिंग सी बड़ी खतरनाक मिस्ट्री थी। तुमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में तो सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक्स में, है ना? वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुआ था, जब आर्क ड्यूक फर्डिनैंड को और उनकी वाइफ को गोली मार दी गई थी। वो लोग एक कार में घूम रहे थे और उस कार में घूमते हुए उन दोनों को गोली मार दी गई थी। तब शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, चला 4 साल, ख़त्म हो गया। लेकिन जिस समय सारी चीज़ें घटना घट रही थी, कभी भी किसी ने भी उस कार के बारे में कुछ ना ध्यान दिया, ना कभी सोचा। लेकिन जब उस कार के सारे घटनाक्रमों को, जो आगे इंसिडेंट हुए उस कार को लेके, जब देखा कुछ ऐसे लोगों ने जो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते, तो उनको लगा कि ये कार श्रापित है। कैसे? और बड़ी ही अमेजिंग मिस्ट्री निकली, जुड़ी हुई है उस कार की नंबर प्लेट के साथ। एक ऐसा खतरनाक कोइंसिडेंस। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आर्कड्यूक फर्डिनेंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो कार खरीदी जाती है, दी जाती है ऑस्ट्रियन आर्मी के एक जनरल को। वो कार उनके पास रहती है काफ़ी समय तक। और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो उनका एक बैटल होता है। वर्ल्ड वॉर 1 की बैटल्स के एक वो आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। तो वेल्सोवा करके एक जगह होती है जहाँ वो बैटल चल रहा होता है, वो बहुत बुरी तरीके से हारते हैं वहाँ पे। तो उनको उस चीज़ का एक सदमा लग जाता है कि यार मैं कैसे इस बैटल को हार गया, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनको उस बैटल की वजह से। तो वो पागल हो जाते हैं और उस पागलपन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर वो कार दी जाती है युगोस्लाविया के एक कैप्टन को। उस कैप्टन के पास वो कार सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रहती है। 15 दिन में वो बंदा जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के 4 लोगों का एक्सीडेंट कर देता है, और 5वीं बार उसकी कार जो है पेड़ से टकराती है और गर्दन टूट के वो मर जाता है। फिर उसके बाद वो कार पहुंचती है एक डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर किस किस जगह का था मुझे ये तो नहीं पता चला, बट वो डॉक्टर क्या था, उस डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो कार चलाता था, 4-5 बार एक्सीडेंट्स हुए, और लास्ट में जाके जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जब उसने कार छोड़ी, तो एक एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया। तो जब उसने हिस्ट्री देखी कि जिसके पास से ये कार पहले आई है वो भी मरा, जिसके पास ये कार पहले थी वो भी मरा, तो उसको लगा कि यार ये कार कुछ ना अनलकी फैक्टर अपने साथ लेके चल रही है, तो इस कार को मैं बेच देता हूँ। अच्छा, उसने ये चीज़ नोटिस करी फिर? हाँ, फिर उसने वो कार बेची एक स्पेन के रेस कार ड्राइवर को। वो रेस कार ड्राइवर उस कार के से रेसिंग कर रहा था, ड्राइविंग जो प्रैक्टिस होती है, वो बंदा भी उस प्रैक्टिस को करते हुए मर गया। अबे तेरी, एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। एक के बाद एक उस टार्जन द वंडर कार। एग्जैक्टली, काइंड ऑफ दैट, मान सकते हो आप। एक के बाद एक जिस इंसान ने वो कार चलाई, उस इंसान के जीवन में, मतलब कहते हैं ना, मिस हैपनिंग्स के इंसिडेंट शुरू होने लग गए। और जिसके पास भी वो कार जा रही है, वो बस वो क्या कहते हैं ना, मनहूसियत लेके ही पहुंच रही है, उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। फिर क्या होता है, उस कार को रखा गया म्यूजियम में। जब सब लोगों ने उस कार को डिसओन कर दिया ना कि नहीं भाई हमें ये चाहिए ही नहीं, फिर वो वियना के एक म्यूजियम में वो कार आज भी रखी गई है। तो सबसे पहले तो मैंने ये खोजने की कोशिश करी कि यार अगर इस कार के साथ ये कर्ज वाली चीज़ जुड़ी हुई है, सो कॉल्ड कर्ज जुड़ा हुआ है, तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ने ये कार कहाँ से खरीदी? क्या ऐसा था कि उन्होंने भी किसी और इंसान से ये कार खरीदी हो? बट पता चला कि नहीं, उस टाइम पे जो कंपनी हुआ करती थी, सैम्पटन नाम की शायद थी, पता नहीं, और वो कार उन्होंने ब्रांड न्यू खरीदी थी वहाँ से। तो ये तो एक चीज़ फैक्टर मेरा क्लियर हो गया कि जो वो कार थी वो ब्रांड न्यू थी। अच्छा, शायद वो कर्ज वाली चीज़ थी, वो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के मरने के बाद से ही शुरू हुई उस कार के साथ। अच्छा, मतलब कि वो नई कार उसने खरीदी थी, ब्रांड न्यू कार खरीदी थी सबसे पहले। अब वो उस कार के अंदर ही एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट हाँ, में। उनको गोली मार के मार दिया गया। मतलब कि कर्ज वो बाद में स्टार्ट हुआ। वो ब्रांड न्यू कार थी बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, उस कार की नंबर प्लेट के साथ एक बहुत ही खतरनाक कोइंसिडेंस जुड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है। उस कार की नंबर प्लेट का जो नंबर था वो था A11
1118 मतलब मीन्स अब मतलब इसका निकलता है उस डेट के साथ जुड़कर जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। 11 तारीख 11वां महीना 1918। मतलब वो उससे कनेक्ट था वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड गाड़ी का जो नंबर था वो था A111118 और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 111118 को। ओ भाई। और जिस दिन वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस डे को बोलते हैं आर्मिनिस्टिस डे। और उस गाड़ी में भी A स्टैंड्स फॉर आर्मिनिस्टिस। कमाल की तो चीज़ है मतलब भाई। कि उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे पहले से ही वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने की तारीख मेंशन थी। भाई भाई साहब साहब। ये एक ऐसा खतरनाक कोइंसिडेंस था। मतलब मैंने इतनी रिसर्च करी ना इस बारे में जानने के लिए कि क्या मतलब ये रियल नंबर प्लेट थी ये। तो हर जगह मतलब कोई भी इस फैक्ट का डिनाई में कोई चीज़ मेरे को नहीं मिली कि किसी ने डिबंक कराओ, नहीं ऐसा नहीं था, बट था। 11 stands for 11th and another 11 stands for November month 11। फिर उसके बाद 18 stands for 1918। जैसे हम आज के टाइम पे डेट लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे 1/1/2025 में 25 ही लिखते हैं हम खाली। हाँ। तो ऐसे ही वो 11 11 और 18 था। तो उस गाड़ी पे वर्ल्ड वॉर खत्म होने की डेट पहले से ही मेंशन थी और वो गाड़ी खुद कारण बनी वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने का। वो कैसे? क्योंकि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड वो ओपन टॉप गाड़ी थी, वो उसमें बैठ के घूम रहे थे और तब किसी ने आके उनको गोली मार दी थी। इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था। रियली? यस। वर्ल्ड वॉर इसी बात से स्टार्ट हो गया था? इसी वजह से स्टार्ट हुआ था कि वो कुछ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे कुछ जो उस सरकार को शायद लाइक नहीं करते थे या किंग को लाइक नहीं करते थे। तो वो किसी और कंट्री के थे, ठीक है। अब वहाँ से बात निकली कि ये जो ग्रुप था, रेजिस्टेंस ग्रुप था, इनको बैक कौन कर रहा था। तब पता चला कि ये उस कंट्री से थे। तो फिर बस वो होता ना, वहाँ से इनिशिएट हो गया। तो वो गाड़ी वजह थी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के मरने की, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ। और उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने की तारीख भी थी। अब भी है ये अवेलेबल? यस, वो म्यूजियम में कार आज भी खड़ी है उसी सेम नंबर प्लेट के साथ। क्या बात है, बहुत ही तगड़ी मिस्ट्री बताई तूने। देख रहा है कि एक श्रापित चीज कितनी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकती है। मतलब उसका ओरिजिन ही वहीं से स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली, ओरिजिन और एंड उसका। यस, दोनों वही ना। और वो कितनी जाने ली इसने अभी तक? वर्ल्ड वॉर 1 मतलब जो कार ने जाने ली, जितना मेरे को पता चला है अभी तक, लगभग 5 से 6 लोग मर गए इस कार को चलाने के बाद, जिनके पास गई। फर्स्ट आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जब मरे इस कार के में, उसके बाद जिसके पास ये कार गई वो इंसान मरा ही है। तो इसको हम क्या माने, मतलब कि कर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ? आर्क ड्यूक के मरने के बाद? मे बी शायद, क्योंकि इस चीज़ का ओरिजिन पॉइंट वही है नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो जिस बंदे ने कार खरीदी थी, ठीक है, वो भी इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास ये कार थी। बट वो कार एग्जैक्टली जो तूने पॉइंट कहा ना कि स्टार्टिंग से उन्होंने वो कार आई, तो मैंने वही जानने की कोशिश करी कि ये कार आई कहाँ से। तब पता चला कि ड्यूक ने वो कार ब्रांड न्यू ब्रांड न्यू खरीदी, लेकिन मे बी कर्ज पहले से ही रहा उसके अंदर। बट जब वो कार ब्रांड न्यू मैन्युफैक्चर हुई है, ब्रांड न्यू है ना वो, तो ब्रांड न्यू है क्योंकि उसने छोड़ा तो किसी को भी नहीं ना। एग्जैक्टली। अब वो कार ब्रांड न्यू, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसा हुआ उस कार के अंदर जो कोई नहीं जानता हो, जिसकी वजह से कुड बी पॉसिबल, ब्लैक मैजिक नहीं भी पॉसिबल यार। क्योंकि अब बताओ ना कि एक कार के साथ एक अनहोनी का जुड़ा होना मैं मान सकता हूँ कि हाँ, कि एक बंदा उसमें मर गया तो बाकी बंदों के साथ पास वो गाड़ी गई तो वो भी मर गए उसमें।
ठीक है। लेकिन फिर ब्लैक मैजिक तो ऐसे काम करता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए वो किया गया है, अब वो खत्म तो वो मैजिक खत्म। लेकिन जैसे तुमने एक कहानी क्या, एक हॉरर हॉन्टेड चेयर के बारे में सुना होगा कि एक सीरियल किलर था, उसको जब पकड़ा गया और उसकी आखिरी इच्छा पूरी पूछी गई उससे, तो उसने बोला कि मैं अपने फेवरेट बार में जाके एक ग्लास बियर पीना चाहता हूँ। तो जिस चेयर पे वो बैठ के उसने बियर पी थी, तो उसने ये बोला था कि आज के बाद इस चेयर पे जो भी बैठेगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने मजाक में उसकी बात उड़ा दी, और लेकिन जो भी उस चेयर पे फिर उसके बाद बैठा ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो मर गया। तो उस बंदे ने वो कर्ज को इनिशिएट करा वहां से कि आज के बाद, अब मैं बैठ गया, आज के बाद जो बैठेगा वो मरेगा इस चेयर पे। तो क्या पता, मे बी पॉसिबल हो सकता है कि जब आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को मारा गया उस कार में, तो मे बी पॉसिबल कि उनके मरते टाइम ऐसे कुछ इमोशंस हो, कुछ भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियोज बने हो कि कुछ ना कुछ उस कार के साथ एक नेगेटिव एनर्जी कहें या कुछ भी कहें, वो जुड़ गई वहाँ से। क्योंकि हम ये तो देखो, ये चीज़ होती तो है, क्योंकि हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी होती है। मेरा पॉइंट ये था कि जरूरी थोड़ी उसके क्या पता उसकी कार के अंदर प्रोडक्शन में ही कुछ हुआ हो ऐसा, क्योंकि जैसे ही उसके फर्स्ट ओनर ने कार खरीदी, बचा तो वो भी नहीं, सब बैक टू बैक मरते ही चले गए। लोगों ने एट द एंड क्या किया, उसको लेना ही बंद कर दिया, म्यूजियम में खड़ी हो गई। म्यूजियम में खड़ी हो गई। पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस मोमेंट पे ना होके पहले ही हो चुका हो उसके अंदर कुछ। बट फिर चलो ये भी मैंने जब इस पे भी सोचा, मैंने क्या हो सकता है, तो एक बात कही जाती है ना कि कुछ लोगों का जुड़ाव उनकी पसंदीदा चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मरने के बाद या तो उनकी वो चीज़ें उनके साथ भेज देनी चाहिए, घर में नहीं रखनी चाहिए। तो क्या पता पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का उनकी उस कार के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो, जिस वजह से वो ये चाहते हों कि भाई, क्योंकि वो किंग थे, तो किंग कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कार, उसकी फेवरेट कार को कोई भी एक नॉर्मल इंसान चला रहा है। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि ये लोग मेरी कार क्यों चला रहे हैं, उसी ने कर्ज कर रखा है पॉसिबली। और दूसरी चीज़ ये समझ नहीं आई कि जो नंबर प्लेट पे वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने की तारीख का होना, हाँ, ये कोइंसिडेंस मतलब अनएक्सप्लेनेबल है। और इनिशिएट भी वहीं से हुआ, इनिशिएट भी उस कार की वजह से हुआ, और तारीख भी उसी कार पे मेंशन थी कि ये सब खत्म कब होगा। फुल साइकिल एग्जैक्टली अनएक्सप्लेनेबल है। और जब से वो कार म्यूजियम में खड़ी है, उस म्यूजियम को कोई खतरा नहीं है, उस म्यूजियम में कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, उस म्यूजियम में काम करने वालों के साथ कोई यूज करोगे तो ही होगा, मतलब एग्जैक्टली। तो कुड बी पॉसिबल कि वो किंग की बहुत फेवरेट कार रही हो, ड्यूक की बहुत फेवरेट कार रही हो, और जब तक लोग उसको चला रहे थे, नॉर्मल लोग चला रहे थे, एक डॉक्टर चला रहा है, एक रेस कार ड्राइवर चला रहा है ड्यूक की फेवरेट कार, लगता होगा शायद उसकी आत्मा को कि ये तुच्छ प्राणी क्यों चला रहा है मेरी कार को। ऐसे ही ना एक जगह है, फॉरेन में है एक जगह, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल में एक नर्स जॉब करती थी, है ना। तो कुछ ही एक्सीडेंट से, मतलब लिफ्ट में वो गिर के उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे बताते हैं कि वो नर्स भी ना, मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव था, वो अपना ज़्यादातर टाइम अपनी जॉब पे बिताती थी। हॉस्पिटल में नर्स थी, वो अपनी सेवा पानी में पसंद था उसको, हाँ, वो काम पसंद था उसको वो करना। तो जब उसकी डेथ हुई ना, तो वहाँ पे जो एडमिट होते हैं, बी ब्लॉक में है वो चीज़, तो जो वहाँ पे एडमिट होते हैं बंदे, वो बताते हैं कि जब सब चले जाते हैं यहाँ से, नर्स वगैरह सब अपना ड्यूटी करके चली जाती हैं, तो 2-4 नर्सेस होती हैं वहाँ पे रात के टाइम में देखभाल करने के लिए। तो उस टाइम पे वो बताते हैं कि रात के टाइम वही नर्स जो एक्सीडेंट में मारी गई थी, वो स्ट्रेचर लेके वहाँ पे घूमती है, मतलब कि होते हैं ना उस पर दवाई रखी रहती है, छोटा सा होता है ना, तो वो लेके आती है, और जो नए मरीज भर्ती होते हैं वहाँ पर, उनके पास आके कभी उनकी दवाई चेंज करती है वहाँ पे, है ना। नीचे पॉट रखा रहता है टॉयलेट वगैरह के लिए, वो चेंज करती है वहाँ पे आके। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जब हॉस्पिटल के स्टाफ ने नोटिस करी ना कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने पादरी को भी बुलाया वहाँ पर, अच्छा, है ना। तो उसने वहाँ पर जो भी होता है उनका वो सब करा, उन्होंने क्रिया वगैरह जो भी होती है, लेकिन तब भी वो भाई वो वहाँ से गई नहीं। इतना ज़्यादा जुड़ाव था। उस पादरी ने भी बोला कि मतलब ये यहाँ से ऐसे जाएगी नहीं, पहले तो ये चीज़ नोटिस करो वो किसी को हार्म कर रही है या नहीं कर रही। तो वो किसी को हार्म नहीं करती थी। हाँ, जो वहाँ का स्टाफ था
उसके साथ थोड़ा अजीब बिहेव होता था उसका, कि मतलब जब बताते जब वो जिंदा थी तो उसका नेचर थोड़ा वैसा था, रूड टाइप का। अच्छा। है ना, कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम ऐसे नहीं हो, है ना, इस टाइप का नेचर था। तो एक बार बताते कि वहाँ की जो एक नर्स थी, उसने दूध उबालने के लिए गैस पे रखा, और दूध उबालने के लिए गैस पे रख के ना वो अंदर आ गई वार्ड में देखने के लिए। तो वो जब वो वापस गई तो उसने ये देखा कि उसका जो दूध का पतीला था, वो दूध जो है वो सिंक में फेंका हुआ है, और पतीला धो के उसमें रखा हुआ है जहाँ बर्तन रखते हैं। ओह माय गॉड। तो फिर वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ, और सिर्फ 1.5 मिनट लगा था उसको अंदर जाके बाहर आने में, किचन में आने में दोबारा। 1.5 मिनट में उसने वो फेंक भी दिया, उसने वो धो के वापस रख दिया। ओह माय गॉड। तो इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, तो उसने भी यही सोचा कि नहीं, मतलब उसी ने किया होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कोई ड्यूटी पे सो गया, उसको हिला के उठ, तो बेसिकली कि तुम कुछ भी ऐसा कर रहे हो हाँ, जो तुम्हारी ड्यूटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। हॉस्पिटल वाले तो खुश हो जाते होंगे कि भाई कोई अफ्रीका हमारे घर में घूम रहा है पॉइंट। लेकिन वो है कि वहाँ पे जो नर्सिस थी जो रात के टाइम ड्यूटी करती थी, उनको डर लगता था उस चीज़ से। बेसिकली वही कि उनकी आंखें खुली रहती होंगी, उनकी आंखें खुली हाँ, वो चीज़ काम कर गन्नी भाई सोना नहीं। और बल्कि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो बताते हैं चीज़ की, मतलब ये रियल है, ऐसा होता है वहाँ पर। अगर आप जाओगे बी ब्लॉक में एडमिट होगे जाके, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, मैंने तो उसका भी तो सुना है ना, एक फौजी भी तो है जिनका बताया जाता है सिमिलर जैसे तुम बता रहे हो, कि उसको उसकी मतलब कोई अगर शहीद हो जाता है फौजी, तो जनरली उसकी सैलरी बंद हो जाती है या उसका पेंशन चलता रहता है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा सिस्टम होता है। बट उस बंदे का कहा जाता है कि आज भी उसकी पोस्ट बढ़ रही है। हाँ, ठीक है, उसकी सैलरी भी जाती है बाकायदा, जैसे कि ड्यूटी होती है ना कि छुट्टी मिलती है, उसकी फ़ोटो घर लाते हैं वो लोग अपने, उसके जो फैमिली वाले हैं वापस छोड़ के आते हैं, सब कुछ A to Z वैसे ही चलता आ रहा है। हाँ, मैंने भी सुनी है ये जो स्टोरी है। उनके वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि भाई जब मतलब उनको कंफर्म इसलिए इस चीज़ों को लेके कि रात को लोग बेड लगाते हैं, उनका बेड मतलब बिखरा हुआ मिलता है। हाँ, उनके जूते जो होते हैं वो भी गंदे रहते हैं जब सुबह देखा जाता है, तो मतलब कि वो प्रॉपर ड्यूटी देते हैं आज भी। मतलब ये फैक्ट है, आज भी तुम नेट पे डाल के देखोगे तो उनके नाम का शहीद नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो आज भी उनकी ड्यूटी चल रही है, वो ऑन ड्यूटी है। हाँ, ऑन ड्यूटी है। से भुवन बाम ने भी इसके ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनाई है उसने, यूट्यूब पे मैंने देखी थी। वो उनका कुछ नाम भी बोलते हैं उनको, ऐसे कुछ तो नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। बल्कि एक पता नहीं वो एडवर्टीजमेंट है क्या है, उसमें मैंने देखा है, शायद वही है जो तू बता रहा है, कि उसमें एक लेडीज होती है, वो ट्रेन में जा रही होती है, वो शॉर्ट मूवी है, वो भुवन बाम ने बनाई, वही वाली है। तो फिर लास्ट में जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो पूछती है कि अरे वो क्यूट सा सरदार का है, वो कहाँ है, तो फिर वो हंसते आपस में, अच्छा मैडम जी आपको भी दिखे वो, अब वो पूछती है आपको भी दिखेगा क्या मतलब है, तब वो उनको एक्सप्लेन करते सारा सिनेरियो था क्या, क्योंकि मूवी बनी है उस पर भी 72 आवर्स, क्योंकि उन्होंने 72 आवर्स अकेले फाइट किया था चाइनीज के खिलाफ, और वहाँ पे वो शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस आज भी वहीं पर ही है। अच्छा, इसी वजह से उनको ऐसे शहीद नहीं काउंट करते, सब कुछ वैसे उनकी पोस्ट बढ़ती है, फुल सैलरी जा रही है, सब कुछ हो रहा है मतलब। तो वही चीज है जो तू कह रहा है ना कि जुड़ाव वाली चीज, हाँ, कि उनका उस जगह से जुड़ाव है, क्योंकि बाकी लोग वो डर के मारे जा सकते थे बंदा कि भाई चाइनीज आ गए, ये आ गए, मैं अकेला कैसे करूंगा, लेकिन वो अपनी चीजों जुड़ाव, अपने देश के लिए जो जुड़ाव था वही उन्हें, वो 72 आवर्स तक फाइट करते रहे, तो वो बिल्कुल सही है, जुड़ाव होता है। हाँ, तो वो जुड़ाव होता है वो उन चीज़ों से, कि लोग वापस आते हैं अपनी चीज़ों के लिए, और अगर कोई उसको मिस यूज़ कर रहा है ना, या कोई ऐसा बंदा जैसे तूने बताया किसी की सोल ऐसी है कि रॉयल, हाँ, है ना, कि इसकी औकात नहीं है वो चलाने की। और दूसरी बात है ना, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी फेवरेट चीज़ किसी और के हाथों में है, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये किस तरीके से रख रहा है, कैसे रख रहा है, क्यों रख रहा है, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा भाई। जैसे ऐसी मतलब ये कार से रिलेटेड एक बहुत फेमस कहानी है, एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर की, जेम्स डीन उनका नाम था। तो जब उन्होंने एक कार खरीदी थी तो वो कार को बड़ी फास्ट चलाते थे, ये कहानी हॉलीवुड एक्टर ने ही सुनाई थी एक अपने इंटरव्यू में। तो वो ये कहते थे कि मतलब कहा उन्होंने कि एक दिन उसने जेम्स डीन ने मेरे को अपने साथ अपनी कार में घुमाया, तो मैंने उसको बोला था कि यार तू ना इस कार को ना मतलब मत चलाया कर, मुझे ऐसा लगता है कि तू इस कार को थोड़े ज़्यादा दिन चलाएगा ना तो तेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो प्लीज़ इस कार को चलाना छोड़ दे तू। तो कह रहे कि 4 दिन बाद मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे को पता चलता है कि जेम्स डीन उस कार एक्सीडेंट में मारा गया,
और वो वही कार ड्राइव कर रहा था। और उसने बोला था पहले से, उसने बोला था कि ये कार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है इस कार के अंदर ना बैठ के, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, तो उस कार को चलाना छोड़ दे भाई। और उसके बाद क्या होता है, उस कार के कहते हैं ना पर खच्चे उड़ गए थे, ठीक है। फिर क्या होता है, फेमस एक्टर की कार थी वो, बहुत फेमस एक्टर की कार थी। तो क्या किया, एक बंदा था उसने टास्क लिया, वो कार्स को बनाता था, उसने टास्क लिया कि वो जेम्स डीन की जो कार थी ना, मैं उसको ढूंढ के रिस्टोर करता हूँ। तो उसने पार्ट्स मंगाए, उस कार के जो पार्ट्स थे उनको जोड़ के उसने फिर से उस कार को रिस्टोर करके नया बनाया, ठीक है। अब क्या होता था कि जब वो उस कार को चलाने के लिए निकलता था, वो कार एक पर्टिकुलर स्पीड पर जाने के बाद ना रुक जाती थी, चलती नहीं थी। फिर वो एक पर्टिकुलर स्पीड तक चलती थी, फिर वो रुक जाती थी, चलती नहीं थी, बंद हो गई। फिर उसके बाद उसने काफ़ी उस कार को ठीक करने की कोशिश करी। फिर उसने उस कार को किसी और बंदे को बेचा, ठीक है। अब वो जो भी इंसान उस कार को आगे चलाता था, तो वो यही बोलता था कि यार ये कार ना, ऐसा फील होता है हमें इस कार में बैठ के कि जब ये कार चलती है ना, तो ये हमारे कंट्रोल से नहीं चल रही है ये कार, कि जैसा मैं चलाना चाहता हूँ ये कार वैसी नहीं चल रही, ये कार मतलब कुछ अलग ही तरीके से चलती है। सब लोगों ने यही बात करी और भाई वो कार वापस दे दी उस बंदे को। तो जेम्स डीन, तुम सर्च करोगे इंटरनेट पे, हमारे व्यूअर्स भी, तो जेम्स डीन की जो कार है, बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर्स जो 70s के टाइम पे हुए, वो अपनी कार में मरे थे और उनकी कार के साथ ये स्टोरी जुड़ी हुई है। तो वही कि लगाव अपनी चीज़ों के साथ। अब बात करते हैं, एक चीज़ है जो इसने अभी लास्ट हमारे पॉडकास्ट में बताई थी, याद होगा, नागमणि की बात। हाँ, नागमणि की बात हुई है लास्ट पॉडकास्ट में हमारे। उस टाइम तो मतलब मैंने बताई नहीं थी स्टोरी, तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। तो नागमणि का क्या है ना कि पहले के टाइम में मतलब कि जो जूलॉजिस्ट रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी सारा ऐसा डेटा है कि पहले मतलब आज से 100 मिलियन साल पहले कि कुछ ऐसे जीव होते थे जिनके पास जो है पीनियल फॉर्मेन नाम की एक वो होता था, एक ग्लैंड होता था। अब पीनियल ग्लैंड तो इंसानों के अंदर भी होता है आज के होता टाइम पे, है। हाँ। वो बहुत छोटा होता है, हमारे में डेवलप नहीं है, लेकिन उन जानवरों में जो कि ज़्यादातर मतलब समुद्र में रहते थे, उनके ज़्यादा डेवलप होता था। उसमें क्या होता था ना कि उनके यहाँ पे सिर में एक छेद टाइप का होता है, और उस छेद में वो एक उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टल टाइप का एक स्टोन बनाते हैं, है ना। वो बेसिकली एक लाइट सेंसर होता है उनके लिए, ओके, है ना, जिससे वो आसपास मतलब देख पाते हैं, ऐसा कुछ होता है वो सिस्टम। मतलब थर्ड आई उसको कह सकते हैं। ओके, क्योंकि वो समुद्र के नीचे हैं, हाँ, तो अंधेरा है, तो वो उसके थ्रू लाइट को सेंस कर पाते हैं वो, है ना, अपने आसपास का जो भी है। और ये चीज़ सांपों में भी होती है। ओके, सब में नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया कि इतने टाइम का डिफरेंस है, तो कुछ सांपों में अभी है ये चीज़, कुछ चुनिंदा सांपों में, जैसे कि किंग कोबरा में होता है। किंग कोबरा में ऐसे होता है कि वो क्या करता है कि जब वो बूढ़ा होने लगता है, तो वो अपना एक चीज़ और है कि सांपों को ना जो जहर अपना उगलते हैं, वो उगलना जरूरी है, नहीं तो उनकी खुद की डेथ हो जाएगी। अच्छा, एक ये भी चीज़ है भाई। तो अगर वो किसी जहर उगलते रहना चाहिए उनको। तो मतलब कैसे उगलते हैं वो ऐसी फेंक देते, जैसे हम लोग स्पिट करते हैं ना, वो ऐसे स्पिट करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी को काटे तो ही जहर, वो जरूरी नहीं होता, वो जरूरी नहीं है कि काटेंगे। जैसे हम लोग थूक दिया हमने, ऐसे ही ऐसे निकाल देते हैं। ओके, जब उनको लगता है कि भर चुका है। तो जब सांप बूढ़ा होने लगता है, तो वो क्या करता है ना, उस जहर को इकट्ठा करता है अपने वही पीनल ग्लैंड में, वही। अच्छा, पीनल आग बोल दे उसको, ठीक है। अब इकट्ठा होते 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 वो क्रिस्टलाइज होने लगता है, तो काला पड़ने लगता है, और एक स्टोन का वो ले लेता है, शेप ले लेता है स्टोन की। ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना छोटा सा होता है। और उसके अगर किंग कोबरा अगर ऐसा होगा, किसी को देखने मिले, है ना, ज़्यादातर तो वो अपने बाम्बे में रहते हैं, अगर कोई जाएगा किसी को ढूंढना है तो वहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको मिलता है तो वो अगर ध्यान से देखेगा तो उसके यहाँ पर फोरहेड पर इतना छोटा सा छेद टाइप का होगा, जिसमें से वो काला पत्थर टाइप का कुछ दिखेगा उनको। पूरा नहीं दिखेगा, इतना सा स्पेस दिखेगा कि हाँ कुछ तो है। मतलब बाहर निकला हुआ होता है, वो बाहर निकला नहीं होता, वो स्किन से ही होता है, स्किन से ही होता है। अच्छा, जैसे ये मान कि अगर किसी को दाना हो जाता है, तो दाना क्या होता है, वो स्किन के ऊपर ऐसे उठा हुआ रहता है बस, हल्का सा, है ना, पूरा बाहर नहीं है। समझ गया, इस टाइप का रहता है। ठीक है। तो वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो ये प्रोसेस करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि अब उसे पता है कि वो खाना नहीं ढूंढने जा सकता, इतना बूढ़ा हो चुका है। तो वो चीज़ करता है, और उसमें जो है
ब्लू और ग्रीनिश टाइप की थोड़ी सी, अगर अंधेरे में है तो लाइट निकलती है उससे, है ना। तो वो अंधेरे में उस लाइट को निकालता है और जो भी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ये सब होते हैं वो अट्रैक्ट करता है। हाँ बिल्कुल। तो जब उसके पास आते हैं तो वो उसको खाने लगता है। ओके, तो बेसिकली वो उसके शिकार करने का टूल बन जाता है। वो शिकार करने का टूल है। ओके, नागमणि, जिसे नागमणि भी कहते हैं। अच्छा, तो उसी को नागमणि कहते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी उसके अंदर पावर भी होती है जैसा लोग बताते हैं? पावर तो मैं जब कहानी बताऊंगा तो हाँ मुझे महसूस तो हुई कि हाँ कुछ तो है चमत्कारी टाइप। जो मुझे पता है पावर इन द सेंस, तो जो मुझे बताया था मतलब कि यही कि कोई अगर किसी को सांप ने काट वाट लिया है तो अगर नागमणि होती है तो बच जाता वो इंसान। तो मतलब नागमणि के जख्म पे रगड़, हाँ जख्म पे रगड़ दो, बच जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। एक चीज़ है कि जैसे पहले के टाइम में अमेरिका, उसमें अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका और कुछ एशियाई कंट्रीज़ हैं, तो उसमें उस चीज़ का यूज़ होता था। जैसे ये बता रहा है ना कि नागमणि को वुंड हीलर के नाम से मतलब यूज़ किया जाता था उसको। तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे किसी सांप ने काट लिया है ना, तो उस पत्थर को, वो जो नागमणि टाइप का है, उसको उस वुंड पे बांध देंगे करीबन 1 हफ्ते के लिए, वो अपने आप हील होने लगता है। अच्छा। हाँ, वो अपने आप उसको जहर को सोख लेता है, कुछ ऐसा बताते हैं। और क्या उसमें ये भी है कि चाहे किसी भी कितने भी मतलब जहर कितना भी डेंजर हो, बच जाओगे आप। और ऐसा जरूरी है कि जिस सांप से वो मणि निकली है उसी सांप के काटे हुए को ठीक करेगी? ना 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 ना, कोई सा भी, क्योंकि मुझे अब इसका रीजन समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों था। मुझे ये तो पता तो था मुझे कि इससे ऐसा होता है, बट रीजन यही है कि वो जो जहर है, जैसे इन्होंने बताया कि वो इकट्ठा होते आ रहा है, तो उससे डेंजर क्या हो सकता है काइंड ऑफ। इस स्टोन को मेडिकली भी मतलब यूज़ करते हैं उसको। अब तूने देखा होगा कई जगह कि दवाइयों पे वो 2 सांप ऐसे बने रहते हैं। तो डॉक्टर का एक तरीके से सिंबल है, सिंबल है। हाँ, तो वो वही चीज़ है कि अगर सांप के जहर को भी वो दवाइयों में यूज़ करते हैं। और पुराने टाइम में ये मान्यता थी, एक बताता हूँ जगह, उसमें नहीं वो तो सांप के जहर को यूज़ करते हैं, वो तो मेक सेंस, लेकिन मणि को यूज़ करते हैं वो थोड़ी है उसमें। नहीं वो नहीं है, वो पुराने उसमें था वो, है ना। तो पुराने टाइम में एक शहर था, तो उस शहर में ऐसी मान्यता थी कि जो भी यहाँ से जाएगा, मतलब वो शहर छोड़ के जाएगा कहीं बाहर जॉब वगैरह करने के लिए, तो एक कर्ज है कि उसको यहाँ आना ही पड़ेगा, कि चाहे वो पूरी जिंदगी अपनी बाहर बिता ले, लेकिन अच्छा, उसको वापस लौट के अपने घर, अपने इस गांव में आना ही पड़ेगा। हाँ, चाहे वो कुछ भी मजबूरी हो, कुछ भी सर्कमस्टांसेस ऐसे किसी भी तरीके से वो पहुंचे, लेकिन वो आएगा जरूर। ऐसा एक कर्ज था वहाँ पे। अच्छा। तो और हाँ, इसका वो भी था, मतलब कि काट उसकी ये थी कि तुम्हें उस स्नेक स्टोन को ढूंढना है ना, तो तब तुम इस कर्ज से बच सकते हो। अब उस टाइम पे स्नेक स्टोन उसको कहते थे कि मतलब समुद्र के अंदर, जैसे मैंने बताया कि समुद्र के अंदर भी सांप रहते हैं, हाँ है ना, समुद्री सांप तो होते हैं। उनके स्टोन ऐसे होते हैं, एक चमकीला टाइप का पत्थर होता है, उसमें एक होल होता है, वो बहुत चमकता है। अगर किसी को वो मिल जाए तो हाँ वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो पहले ये मान्यता थी कि इससे ये चीज़ होती है। अच्छा। और एक हाँ, तो जैसे इसने वो बताया था ना पिछली बार, तो वो एक स्टोरी थी कि एक बार क्या हुआ है, मैं अपनी मौसी के घर गया, है ना। तो मौसी के घर जाने के बाद वहाँ पे शाम के टाइम ऐसे बैठते हैं लोग बाग, हाँ गांव में बैठते हैं। गांव में शाम को पंगत सी लग जाती है, वहाँ बैठ के अपनी अपनी बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे ऐसी कहानी चल रही थी कि हाँ एक लेडीज़ है, उसको सांप ने काट लिया। अच्छा, है ना। तो अब बात चल रही थी, ऐसी बातों में निकली बात कि एक बंदा कह रहा है कि भाई मेरे पास नागमणि है। अच्छा। हाँ, एक बंदा ऐसे बोल रहा। क्या तो फिर बात है। हाँ, और मुझे भी उसने बताया, मेरे साथ एक लड़का था, तो कि भाई इसके पास ना नागमणि है। मैंने कहा अच्छा। अब भाई अपन तो वैसे आदमी के देखे भी ना, तो हम जागनी है, अब तो बिलीव ही नहीं होता यार। एग्जैक्टली कि भाई क्या ऐसा पागल बना रहा तू। हाँ। तो कह रहा नहीं भाई इसके पास है। मैंने कहा चल दिखवाइए जरा। तो वो लेके आया भाई वो बंदा। वो शाम का ही टाइम था, तो उस टाइम उसने दिखाई, तो वो एक ऐसा लग रहा था कि हम देखते हैं ना आर्टिफिशियल टाइप का एक स्टोन होता है, है ना, और थोड़ी वो चमक करता है, वो ज़्यादा नहीं करता। तो वो एकदम स्टोन था, लेकिन उसमें चमक थी नहीं भाई, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल चमक बिल्कुल न्यूट्रल था वो। ऐसा लग रहा था कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, खरीद के लाया 50 रुपए का, 10 रुपए का। तो मैंने उसको हाथ में भी लेके देखा, वाइट कलर का लगा के, स्टोन ही है, कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है। तो कह रहा नहीं भाई ये तुम शाम को आना, शाम को दिखाता हूँ, मतलब कि रात के टाइम थोड़ा, है ना। तो रात को आ गया भाई वो ले करके, मैं भी गया वहाँ पे अपने भाई के साथ। तो जब उसने दिखाया भाई वो पत्थर, एक पतला सा रुमाल लेके आया था वो, बहुत ही थिन वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट टाइप का था वो। तो उसने ना उस पत्थर को ऐसे रखा अपने इधर हाथ पे रखा, उसने रुमाल ऐसे लगाया, तो भाई वो ग्लो करने लग गया।
मतलब हथेली पे रख के उसने रुमाल ऊपर से टच करा उस मणि पे? हाँ मतलब ढका उसने उस मणि को। अच्छा, ढक दिया उसने। हाँ, और वो ग्लो करने लग गया, ग्रीनिश, और वही ब्लू टाइप की रोशनी उसमें से निकलने लगी। ज्यादा नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ विजिबल है, विजिबल है, हल्का सा ग्लो आ रहा है उसमें। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है भाई, व्हाट द फक है। तो फिर मैंने जब उसने हटा दिया वो चीज़, भाई वो फिर से वैसी नॉर्मल, कुछ रोशनी नहीं है उसमें। तो मतलब वो क्या कर रहा था, रुमाल से ऊर्जा खींच के? अब ये मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या हो रहा है, कह रहा है ये तो मेरे पास है। मैंने कहा दिखा दे भाई, तो फिर कह रहा नहीं भाई इसको मैं नहीं दूंगा ये चीज़। अच्छा, मैंने कहा तू लाया कहाँ से? तो उसने कहा कि मैं एक मतलब उनके वहाँ पे खेतों में बाम भी होती है ना सांप की, तो कह रहा वहाँ पे मिला था मेरे को ये। तो मैंने कहा तूने निकाला था उसने किसी सांप के अंदर से? नहीं, वो कह रहा कि अगर तुम जबरदस्ती निकालोगे तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, वो खाली एक काला पत्थर है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो खुद छोड़ देता सांप, जैसे मर गया सांप, जैसे मर गया तो वो छूट गया तो उससे वो, मैंने कहा इससे कुछ मतलब वैसा फायदा भी है क्या? बताते कि मतलब अमीर हो जाते हैं, शक्तियाँ वगैरह होती है उसमें कुछ। कह रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि इससे बीमारियां नहीं लगती। हाँ, यही सुना है मैंने भी, बीमारियां पास नहीं आती इससे, तो ये चीज़ होता है। तो मैंने कहा चमत्कारी होता है, कह रहा पता नहीं भाई। बट ये क्या था, मतलब वो रुमाल रख दिया उसने और तभी शाइन किया? मेरे को भी समझ नहीं आई भाई ये चीज़। वो रुमाल क्या वाइट कलर का था, कैसा था वो? वाइट था, वो ट्रांसपेरेंट टाइप का थोड़ा। ठीक है, वो वाइट कलर का रुमाल था, ट्रांजी। ठीक है। बट जब उस मणि को उस रुमाल से ढका गया तो वो मणि वाइट कलर की ग्लो नहीं हुई। वाइट कलर की नहीं हुई, वो हुई ग्रीनिश और ब्लू। तो इसका मतलब हम ये भी नहीं समझ सकते कि यार वो रुमाल के कलर को कुछ रिफ्लेक्ट कर रही हो, हम ये भी नहीं समझ सकते क्योंकि वहाँ पे रोशनी भी लेकिन उसने लॉजिक नहीं पूछा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। उसको खुद नहीं पता था भाई, खुद नहीं पता। अगर पता चल जाता तो नागमणि का रहस्य ही ना खुल जाए। फिर उसे खुद नहीं पता था वो चीज़, नागमणि का रहस्य पास है, वो किसी को दे नहीं रहा, बस ये है। अरे ऐसी चीज तो कोई भी नहीं देगा भाई अपने पास से। मैं वही तो कह रहा हूँ, अनोखी सी चीज है, मार के ले लेते चल के। अबे यार लेकिन हाँ उस बंदे के पास है वो चीज, तो मतलब कि काफी ज्यादा वो फैसिनेटिंग सी लगी मेरे को। तेरी इस जो भी तूने एक्सपीरियंस किया, तेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये मान सकते कि नागमणि मतलब ऐसी कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस है रियलिटी में। मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि जैसे उन्होंने मुझे बताया, बट उन्होंने ऐसे टच नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि उन्होंने तो बताया था कि सांप के झुंड में था, घेरा बना उसके यहाँ रोटेट ही कर रहे थे, वहाँ पे जा नहीं सकते थे। बट लेकिन हाँ ये भी है, जब मैं देख रहा था ये चीज़ें कि भाई ऐसा सच में होता है क्या, है ना। तो अब जैसे मैंने तेरे को तुम्हें सारी वो चीज़ें बताई कि कितने सालों पहले ये चीज़ होती थी, है ना, कि सांपों के पास वो ग्लैंड होता था, लेकिन अब टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ सांपों में बची हैं वो चीज़ें, और तभी शायद हमें दिखती नहीं थी फ्रिक्वेंटली पुराने टाइम। ये वर्ड कहाँ से आया नागमणि? पहले होता होगा ना भाई, तभी तो नागमणि। जो एक बात कहते हैं कि कल्पना कैसे बनती है, कुछ तो उसमें रियलिटी होती है, कुछ तो सच्चाई होती है, तभी वो आगे तो आज के टाइम में मैंने देखा है कि मतलब बंदे क्या करते हैं, सांपों को पकड़ के मार के उसका निकाल लेते हैं, और ये चीज़ हकीकत है, वो है काला पत्थर उनके पास, है ना, वो निकालते हैं और उसको बेचते भी हैं कि नागमणि है, लेकिन वो किसी काम यूजलेस है, जो यूजलेस है वो, तो ये मार के निकाला है वो ना। और ये भी है कि भाई अगर तुम ऐसे निकालोगे तो उसको दर्द भी बहुत होता है उस चीज़ में। मतलब कि ये है कि जब तक वो जिंदा है वो उसके एक शरीर का हिस्सा है, वो हिस्सा है उसका, तो उसके जिंदा रहते हुए तुम उसको मार के खत्म निकालोगे वो मणि, तो बेसिकली तुम जबरदस्ती निकाल रहे हो। लेकिन जब वो मरने के बाद खुद वो मणि छूट जाए उसके शरीर से, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी, जो भी कुछ XYZ पावर होगी, वो उसके अंदर इंटैक्ट रहती है। वो भी ऐसा हो गया होगा, क्योंकि जितना मतलब मुझे उन्होंने बताया था, मतलब फौजी अंकल ने, कि भाई ऐसे ऐसे था। मे बी ऐसा हो सकता है कि नागमणि के आसपास तो बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं, मे बी अपने उस झुंड से अलग मिल गया हो इस बंदे को जिसके पास ही नागमणि पहुंची है। कई बार होता है बंदा झुंड से अलग है, अपनी एक लाइफ जी रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 100 साल जब पूरे होते हैं तभी ये बनता है। और दूसरा ये भी तो है ना कि इतनी बड़ी धरती है, कितने सारे सांप होंगे, है ना। तो कुड बी पॉसिबल कि पता नहीं कितनी जगहों पे, कितनी सारी चीज़ों पे ये जो सांप वाली चीज़ें हैं वो हों, ऐसे सांप हों ना जो कितने सालों से जी रहे हों। वही है, अब वही है ना कि जब बूढ़ा हो जाता है तब उसको ये प्रोसेस करना पड़ता है खाने के लिए। एग्जैक्टली। अब वो अपना टाइम भी बढ़ाते हैं भाई उसके अकॉर्डिंग की, मतलब अब पहले क्या होता है ना, शुरुआती टाइम में वो 1 हफ्ता मतलब कुछ खाता नहीं है सांप। हाँ सांप, जब ये प्रोसेस चलता है उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है, तो 16 से 30 दिन तक जाता है वो, 1 महीना कुछ नहीं खाता भाई।
जैसे शेर का है ना, जैसे 15 दिन नहीं खाता। हाँ, जैसे मैंने रिसेंट एक स्टोरी मतलब पढ़ी थी, उसमें बताया जाता है कि एक लेडी के पास अजगर होता है, वो पाल रही होती है उस अजगर को, बचपन से पाल रही होती है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब मुझे लगा सुन के। तो काफ़ी टाइम हो जाता है उसे पालते हुए, बड़ा भी हो जाता है वो अजगर, साथ रहता है, वो साथ खेलती है, काइंड ऑफ ऐसे समझ लो। तो जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो एक टाइम स्टार्ट होता है जब वो खाना खाना बंद कर देता है अजगर। अच्छा। ठीक है, 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, ऐसे करके महीना निकल जाता है। वो टेंशन में हो जाती है कि भाई इसने आज मतलब इतना टाइम हो गया खा ही नहीं रहा है कुछ भी। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, दिखवाते कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है और ये। तो डॉक्टर पूछता है भाई तुम्हें कितनी नॉलेज है ये मतलब सांप को लेके। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ऐसे कोई नॉलेज नहीं है, बचपन से मैंने पाला है बचपन से पाला है, काइंड ऑफ इतनी नॉलेज है। तो वो डॉक्टर उसको बताता है कि जब कोई अजगर खाना खाना छोड़ दे तो समझ जाना वो अपने शिकार की तैयारी कर रहा है, और इतना 1 महीने से नहीं खा रहा ये, तो इसका शिकार तुम ही थी। भाई। मतलब जितना बड़ा शिकार है वो उतने लंबे समय तक अपने आप को फास्टिंग पे रखता है ताकि वो उसको निगल सके। वो अपने पेट में जगह बना था भाई। भाई वो शॉक्ड हो जाती लेडी की, अरे गॉड यार, भाई ओह माय गॉड। खतरनाक चीज यार ये मतलब सांपों और नागों का भी जो रहस्य है ना वो बहुत अजब गजब ही है भाई। ये बहुत पुराना इतिहास नागों है। से जाके कहानी जुड़ती है नागलोक की, कि नागलोक सच में है। एक उसके भी तो है महाभारत के लिए, शायद भीम है वो, कि उसको उसमें डाल देते हैं, उसको नदी में फेंक देते हैं जहर दे करके। तो नीचे वो जब जाता है तो वासुकी नाग होता है, उसको वो शक्तियां देते हैं उसको। पता नहीं वो कौन सा कैरेक्टर है महाभारत का, ये कैरेक्टर मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि वो उसको नदी में फेंक देते हैं। अब वो वही देख लो ना, रामायण का जो सिनेरियो है कि जब श्री राम को जाना होता है वैकुंठ के लिए, तो हनुमान जी हैं, उनको पता है हनुमान है तो जाने नहीं देंगे ये मेरे को, है ना, परम भक्त। तो वो क्या करते हैं, अपनी अंगूठी निकालते हैं और धरती की दरार में उसको डालते हैं। बोलते हैं कि हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, उसको निकाल के ले आओ। अब हनुमान जी देखते इतनी छोटी सी दरार है, वो छोटे होते हैं, नीचे तक जाते हैं अंगूठी का पे, तो वो पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। वहाँ कौन मिलता है उनको पाताल में? वासुकी मिलता है ना। तो नागों का भी रहस्य बहुत बहुत अजब गजब है यार। कोई कहता है कि नागलोक की दुनिया भी सच में एग्जिस्ट करती है, इनकी भी एक प्रजाति है। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी एक सिविलाइजेशन थी। एग्जैक्टली, पूरी एक सिविलाइजेशन थी या अभी भी एग्जिस्ट करती है। अब जो वो रेप्टिलियंस वाली जो बात आती है वो कहाँ से निकल कर आती है? वो यहीं से आती है। उस थ्योरी का जो ओरिजिन्स है वो यहीं से तो है। पूरी जो नागलोक की एक सभ्यता है, क्योंकि नाग रेप्टाइल्स होते हैं, तो वो रेप्टाइल से रेप्टिलियन थ्योरी बन गई वो। हाँ, बल्कि मैं ये भी देख रहा था एक बार, परवीन मोहन तो पता ही है सबको, हाँ है ना। तो वो बंदा एक टेम्पल में गया, तो टेम्पल में जाने के बाद उसको वहाँ पे कार्विंग्स मिली, लिजर्ड टाइप के कुछ क्रिएचर्स बने हुए थे। अब तुझे पता है भाई, बंदा देखता है ऐसी चीज़ें तो एकदम फैल जाता है वहाँ पे। अरे ये चीज़ ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब वो अंदर एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ों को, वो वहाँ देखता है कि हर जगह भाई छतों पे वो छिपकलियाँ बनी हुई है वहाँ पे हर जगह। अच्छा। और वो बंदा ये कह रहा था कि ये जो यहाँ के जो लोग हैं ये इसकी पूजा करते हैं, लिजर्ड्स की पूजा करते हैं वहाँ पर। तो मतलब ये मतलब टेम्पल जो था इंडिया में ही था, कहीं बाहर था? इंडिया में एक टेम्पल था ये। इंडिया में है ये। बहुत पुराना, जो वो पुराने, जैसे मैंने देखा वो टूटे हुए पुराने टेम्पल्स को उन्हीं में जाता है वो एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसी में था वो टेम्पल एक। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है ये। अब देखो ना कि वही चीज़ की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना कि जो वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर। वही तो, और पूजा हो रही है उसकी भाई। एग्जैक्टली, पूजा हो रही है, वो पूरा टेम्पल क्रिएट किया गया। बल्कि पुराने टाइम में मिस्र वगैरह थे, है ना, तो ये लोग भी मतलब जैसे मैंने बताया ना वो स्टोन वाली चीज़, तो ये लोग भी वो स्टोन कलेक्ट करते थे वहाँ से। एग्जैक्टली, और जो लोगों को हील करने के लिए। एग्जैक्ट, और जो तुम इजिप्शियन फैरोज के जो मुकुट होते हैं, ठीक है, जो पूरा में भी बना होता है, यहाँ फ्रंट में उनके सांप बना हुआ होता है। सांप बना होता है, सही कह रहा तो, है ना। फ्रंट में सांप बना होता है, चाहे वो उन रानी पहने या राजा पहने, वो फ्रंट में सांप बना होता है। जो ऐसे वो गोल रिंग होती है, वो क्या, वो सांप की कॉइल है, जो सांप। मैंने तो बल्कि ये रियल में मतलब जयपुर में एक म्यूजियम में देखा था मैंने, मम्मी, वहाँ पे मैंने वो मुकुट देखा था, उस पे भी था एक्चुअल में ये सांप बना हुआ था, है ना। तो कितनी कमाल की बात है कि
और उस चीज को वो अपने मुकुट पे सजा रहे, बिल्कुल सर पे, वो सर पे रखा हुआ भाई उन्होंने। तो कुछ ना कुछ वो ऐसी सेक्रेड चीज होगी ना उनके लिए कि जिस चीज को उन्होंने सर पे सजाया आपने। तो सांपों का इतिहास भी बहुत कमाल का है बहुत, मतलब जो ये सर्प वाली जो चीज है ना, सर्प लोग नाग वाली चीज, ये ना बड़ी फैसिनेटिंग है। एक पॉडकास्ट इस पे भी लेकर आएंगे। एक कहानी वो वाली भी तो है कि जो उत्तराखंड में बहुत फेमस है। उत्तराखंड में जाके वो रूप कुंड करके एक लेक है, हाँ, वहां पर मतलब कहा जाता है कि उस लेक में कि स्केलेटन निकलते हैं, और जिसका आज तक कोई भी कुछ नहीं पता चला कि वो कैसे है। इनफैक्ट बहुत सारे मतलब जो साइंटिस्ट थे, जो भी स्केलेटन्स निकले, उनको लगा कि भाई कोई ग्रुप होगा जिसपे बर्फबारी हो गई होगी या लड़ाई हो गई होगी, मर गए होंगे आपस में। इसलिए जब भी ये समर सीजन स्टार्ट होता है तो ये पानी जब बर्फ पिघलती है, पानी बन जाता है, तब ये स्केलेटन बाहर निकल के आते हैं। बट यू नो व्हाट, जब वो टेस्ट किए गए, उन स्केलेटन्स में 2 टाइप के स्केलेटन पाए गए, जिसमें कि दोनों की जो जीन्स थे वो डिफरेंट थे काइंड ऑफ। उनके बीच में 1000 ईयर्स का डिफरेंस था। तो ऐसा भी नहीं कह सकते दोनों ग्रुप एक साथ आके वहाँ पे लड़के मर गए। सही बात है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। वो लोग बहुत टेस्ट कर चुके हैं, बल्कि उनको उसमें एक स्केलेटन ऐसा मिला जो कि मतलब 22 फुट के आसपास का था, जिसको लोग कहते हैं कि ये यति होगा काइंड ऑफ। मतलब उस स्केलेटन की हाइट बताते हैं 22 फुट, इतना होगा, इतना बड़ा। हाँ, माय गॉड। और उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उसमें बताया जाता है कि अगर तुम ठंड में देखोगे तो पानी तुम्हें है ना गर्म महसूस होएगा। अगर टच करोगे इस पर्टिकुलर लेक को, तुम्हें गर्मी महसूस होएगी। तुम गर्मी में आके चेक करोगे तो तुम्हें ठंडा मिलेगा। तुम आवाज करोगे कुछ तो पानी हिलेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें वहाँ पे मतलब लोग महसूस करते हैं, जिसका कोई भी आज तक आउटपुट रिजल्ट नहीं है। वो भी एक रहस्यमय तरीके से चले जा रहा है गोइंग ऑन। हिमालय पूरा अपने आप में ही रहस्यमय जगह है, पूरी रहस्यमय जगह है कि मतलब हिमालयाज में। बल्कि एक थ्योरी तो ये भी है उसमें कि वो जो महाभारत में भीम थे, कहते हैं कि ये वो है जो 22 फुट का निकला उसमें स्केलेटन। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो भी हो सकता है, उनका स्केलेटन भी हो सकता है। कितने स्केलेटन वहाँ पर? वहाँ बहुत सारे निकलते रहते हैं। उनके नंबर्स की जब भी समर आता है, पानी मेल्ट होता है, वहाँ पे निकलते हैं। ऐसे है, काउंटिंग नहीं हो पाई है। और ये कंक्लूसिव आंसर तो किसी के पास है ही नहीं कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या जरूरत पड़ी इनको इस जगह पे आने की। उस रूप कुंड को पता है क्या बोलते हैं? लेक ऑफ स्केलेटन। हाँ, लेक ऑफ स्केलेटन। अब इतने स्केलेटन है तो भाई लेक ऑफ और वो भी डिस्कवर ऐसे हुआ कि कोई वहां पे जाके माउंटेनियरिंग कर रहा था, उसने वो चीज देखी वहां पे कि लेक के अंदर स्केलेटन्स पूरे भरे पड़े हैं, तब ये चीज मिली है जाके, क्योंकि कोई गया वहां पे। उसकी फट गई होगी पहली बार देख के। अच्छा, एक बात बताओ, अभी रिसेंट न्यूज़ पढ़ी है तुम सबने? कौन सी वाली? रिसेंटली क्या हो रहा है कि जैसे पानी की बात चल रही है, समुद्रों की बात चल रही है, बहुत सारे समुद्र से क्या हो रहे हैं, जीव बाहर आके सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, वो देख रहा हूँ मैं कि कोई एक और फिश आ रही है निकल के। सारी फिश, और सिर्फ और फिश की बात नहीं है, और फिश तो कहते हैं कि अनलकी होता है बस बाहर आना। बोलते कि अगर वो फिशेज आपको दिख रही है, क्योंकि वो बेसिकली आती नहीं है बाहर, कि अगर वो आ रही है, दिख रही है, तो बोलते कि कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी अनहोनी होने वाली है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि डॉल्फिन्स निकल के आ रही हैं बाहर। हाँ, डॉल्फिन्स निकल के बाहर आके सुसाइड कर रहे हैं काइंड ऑफ। बहुत सारी जो केरला साइड जगह है, जहाँ केरला का तो एक मैंने वीडियो देखा है, फिश आ रही है वहाँ पे। बहुत सारी डिफरेंट जो ऐसी स्पीशीज जो हमने देखी भी नहीं है, जो या फिर हम सोचते थे खत्म हो चुकी है, या फिर बहुत सारी ऐसी फिशेज है जो बहुत डेप्थ में रहती थी, वो निकल के आके बाहर मर रही है, खुद आ रही है। कोई नहीं उन्हें जबरदस्ती कर रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई इंसान का कोई इसमें मतलब कोई सा भी इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उसके पीछे भी लोगों का मतलब अलग अलग थ्योरी चल रहा है। जैसे एक थ्योरी मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ डेप्थ, हमें समुद्र का रहस्य कुछ नहीं पता, हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। हम मार्स पे जाने की सोचते हैं, लेकिन समुद्र का कुछ भी नहीं पता, 5% भी नहीं पता। एग्जैक्टली। तो क्या कह रहे थे कि कुछ तो ऐसा डीप में चल रहा है जिसकी वजह से ये लोग खुद बाहर आके मरना पसंद कर रहे हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, वो मरना कभी पसंद नहीं करेगा जब तक ऐसा कुछ ना हो। वो तो बल्कि बचते हैं ना भाई, मन से तो बचते हैं वो। अब जैसे बोलते नहीं है कि
कोई भी अर्थक्वेक आने वाला हो, सुनामी आने वाले, मतलब कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफी या कैलामिटी आने वाली होती है तो आसपास के जानवरों को पहले पता लगने लग जाता है कि गायें, भैंसे, डॉग्स वगैरह ये सब भागने लग जाते हैं उस एरिया से बाहर। तो मे बी क्या पता इन डेप्थ ऑफ ओशन कुछ ऐसा हो रहा हो कि वहाँ की फिशेस को और वहाँ के जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको पता चल रहा हो, इसलिए वो बाहर निकल कर आ रहे भाई। वो भी एक दो नहीं, मैंने जब वो वीडियो देखा, बल्कि जो डॉल्फिन वाला इंसिडेंट है वो उनको ऐसे नहीं पता चला कि वो वहाँ रहते थे, उन्होंने देखा, ऐसे नहीं पता चला उन्हें। उन्होंने सैटेलाइट से देखा कि यहाँ पे इस जो ये बीच का एरिया, ये वाला मट्टी वाला एरिया पानी से लग के, यहाँ पे कुछ भी दिखता नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन ये ब्लैक ब्लैक डॉट क्या है। तो साइंटिस्ट ने वहाँ पे जब चेकआउट करा कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारी डॉल्फिन्स मरी पड़ी हैं, तब उनको पता चला कि भाई डॉल्फिन्स भी बाहर आ रही है मरने के लिए। गॉड यार, ऐसी मैं एक ना मूवी देख रहा था, गॉडजिला -1 देखिए। हाँ, गॉडजिला -1। तो गॉडजिला -1 में क्या होता है ना, जब भी गॉडजिला आने वाला होता है उससे पहले वो संकेत ऐसे देते हैं कि पानी की सतह पे बहुत सारी मछलियां ऐसे मर के इकट्ठा हो जाती हैं। अच्छा, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ अब गॉडजिला आने वाला है। गॉडजिला आने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कुछ आने वाला है। अब जैसे तुमने बोला ना, गॉडजिला मूवी में दिखाया कि मछलियां ऊपर आके मरने लग जाती हैं। तो जो ये चल रही है ना, ये सब जो चल रहा है, तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि समुद्र की गहराइयों में एक बहुत खतरनाक प्राचीन जीव रहता है जिसका नाम है लेवायथन। तो बोल रहे हैं कि वो लेवायथन आ रहा है बाहर निकल के, जो मतलब इस संसार या सृष्टि में विनाश करेगा। तो ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है इसके पीछे कि कुछ ऐसा बहुत भयंकर क्रीचर आ रहा है निकल के, और ये आने वाली आपदाओं के बहुत बड़े संकेत हैं। अब हाँ, ये बता रही है। अब जैसे क्या, अभी तुम थोड़े दिन पहले, कल परसों की बात है, म्यांमार और थाईलैंड में कितना खतरनाक भूकंप आया, ठीक है। और इस साल के स्टार्टिंग में देखो कितनी सारी फ्लाइट्स और प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, समुद्र में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो रिसेंट में चल रहा है भाई, कोई भी जाके चेक कर सकते हो इस चीज को। तो एग्जैक्टली ये तो चल रहा है। लेकिन वही है ना कि हम इस चीज को डायरेक्टली उस पे नहीं बता सकते कि लेवाइथन ही होगा। कुछ नहीं, ये मैं एक चीज को तो मैं मानता हूँ कि कोई इंसान हो या जानवर हो, चाहे कोई भी एक्वेटिक एनिमल हो, कैसा भी हो, वो अपने आप को तभी मारेगा कि जब उसको पता है कि मौत से भी ज्यादा बदतर उसने कुछ देखा है। हाँ, ये चीज भी है। लेकिन वही है कि कह देते हैं कि लोग बाकी तुम तो किसी को भी कुछ भी बना के बोल दो, लेकिन हाँ अगर किसी अंधे को भी तुम बोलोगे कि सूरज ऐसा है, वो भी ये कहेगा कि नहीं होता सूरज, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। कोई अगर इंसान भी सुसाइड करेगा तो उसने कुछ तो ऐसा फील किया है ना। यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही, सपोज उसको बल्क में ह्यूमन सुसाइड करने लग जाए तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होगा ना। क्वेश्चन अराइज है, वही चीज कह रहा हूँ कि क्या ऐसा कि ये लोग मरने को चुनना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि अगर हम ये चीज बोलेंगे कि वही चीज है, नहीं तो मैंने क्या कहा कि ये इसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि एक बहुत प्राचीन समुद्री जीव जो समुद्रों की गहराई में रहता है, जिसका नाम लेवायथन बोल रहे हैं, वो शायद बाहर आ रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब सपोज करो ना, हम लेवायथन को एक न्यूक्लियर बॉम्ब समझते हैं, ठीक है। अब हमें अभी ये पता चल जाए कि यार अब से 1 घंटे बाद जहां हम बैठे हैं वहां न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है। हमारे पास क्या चॉइस बचती है? भागने की। कहाँ तक भागेगा? भागेंगे कहाँ तक? मरना तो हर जगह ही है। कहाँ भागेगा तू? कहीं नहीं। तो वही ना कि अब इट्स की तू अपनी मौत का इंतजार करे कि बैठे कि जब वो गिरेगा मैं तभी मरूंगा, और कुछ लोग मतलब वही मौत अपनाऊंगा। हाँ। या फिर तू सोचेगा कि यार उस मौत से बढ़िया तो फिर मैं कुछ हाथ पैर मार लेते हैं, चलते हैं। नहीं देख तू कोशिश कर सकता है, बट न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं बच सकता। हाँ, नहीं बच सकता। मतलब अनटिल और अनलेस तेरे पास कोई तेरे घर में बना हुआ कोई अंडरग्राउंड बंकर ना हो जो जमीन के 30-40 फीट नीचे हो। ऐसा डर जो मौत से भयानक हो, तभी इंसान मौत को चुनता है। जैसे बोल रहा ना, बंकर हो कोई 30-40 फुट नीचे, तब तक तू नहीं बच सकता, ठीक है। लेकिन अब जब पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा और उसका रेडियस ही इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसके डैमेज रेडियस इतना बड़ा होता है कि तू कहीं भी भाग ले यार, नहीं बच पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। लोग सोचते हैं पेनफुल डेथ की जगह, मतलब लोग हर कोई मरता है, ठीक है। लोग कैंसर से मरना पसंद नहीं करते, क्यों?
क्योंकि जानते हैं इट्स रियली पेनफुल। लोग कहते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब ऐसा कुछ दो, जहर दे दो, ऐसे ही मार दो। हाँ। तो क्या पता कि भाई कुछ ऐसा समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा हो, चल रहा है, जैसे बाहर निकल के आ रहे हैं। एग्जैक्टली, कुड बी पॉसिबल। या क्या पता कोई, अब क्या पता कैसे, हमने अपने एक शायद एलियंस वाले पॉडकास्ट में ये थ्योरी डिस्कस करी थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि एलियंस के छुपने के लिए पृथ्वी पर जमीन से ज्यादा जो सूटेबल और सीक्रेटिव जगह है वो समुद्र है। क्योंकि अगर उनके पास इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है ना कि वो किसी और प्लेनेट से हमारे प्लेनेट पे आ सकते हैं, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी और वो इतने केपेबल भी होंगे कि वो समुद्र की उतने मतलब अनकैलकुलेबल प्रेशर में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके जहाँ पे वो सरवाइव कर सकें। तो कुड बी पॉसिबल कि एलियंस अब डिसाइड कर रहे हो बहुत हो गया इन इंसानों का ड्रामा, अब इन्हें दिखाना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा, छटाई कर रहे हैं, और तब वो वापस आएंगे और तब हमें पहली बार पता चलेगा कि अनुनाकी कौन थे। ये बताया जाएगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए देखते रहो द रियलिटी रेडियो।